जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। आज आप लोगों को 2024 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछने का अनुमान जो लगाए हैं हम, यहीं से आप लोगों को बोर्ड में क्वेश्चन मिलेगा। जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके पूरा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न होता है आप लोगों के लिए लाए हैं। तो अपना कॉपी कलम लेकर रेडी रहें और ये सभी प्रश्न को आप अपने कॉपी में नोट कर लें। और आप लोगों को मैं सभी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को समझाते हुए आप लोगों को बताएंगे। तो फर्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रवाद क्या है? यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक क्षेत्र में लोगों को एकता करना ही राष्ट्रवाद होता है। इसका अर्थ हुआ कि किसी भी देश को अगर आज़ाद करना है तो उस देश के भौगोलिक क्षेत्र, सांस्कृतिक, जिस देश के सांस्कृतिक जो है और सामाजिक क्षेत्र में जो लोग हैं उनमें एकता और भाईचारा लाना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी जो देश के लिए, जनता को एकता करने के लिए जो कार्य कर रहा है उसको हम राष्ट्रवादी बोल सकते हैं। तो हमें आशा होगा राष्ट्रवाद समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजनी कौन था? मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। मेजनी पेशा से साहित्यकार भी था और गणतंत्र का सपोर्ट करता था, यानी समर्थक था। मेजनी एक योग सेनापति भी था या एक योगशील भी सेनापति के रूप में भी था। मेजनी कार्बोनरी गुप्त दल का सदस्य था। क्या हुआ कि मेजनी ने एक गुप्त दल का निर्माण किया था, उसका नाम था कार्बोनरी। आपको यहाँ से प्रश्न ऑब्जेक्टिव मिलेगा कि मेजनी क्या से संबंधित है, तो क्या हुआ? कार्बोनरी। मैं जो आप लोगों को सब्जेक्टिव बता रहा हूँ यहाँ सब्जेक्टिव भी आपको काम करेगा। जो इम्पोर्टेंट आप लोगों को मेहनत करके लाया हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट का आप लोगों को ऐसा ही वीडियो बना कर दूँगा। तो हमें कमेंट करें यदि आप लोगों को अच्छा लगे तब। फिर अगला है, मेजनी ने 1831 में यंग इटली तथा 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का स्थापना किया। क्या किया कि मेजनी ने अपने देश को आज़ाद करने के लिए 2 बुक लिखा। एक पहला बुक था यंग इटली, जो इटली के यंग जो लोगों को था उनके लिए लिखा। कब लिखा? 1831 में। और जब फिर यंग यूरोप का निर्माण भी किया एक बुक, वो लिखा था 1834 में। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा देखने के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएँ। जब जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएँ थी? तो जर्मनी को जब एकीकरण कर रहे थे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, तो बहुत सारे बाधाएं थी। तो आप लोगों को फर्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण का निम्न बाधाएं हैं। जैसे जर्मनी का एकीकरण करना बहुत मुश्किल था, तो कौन कौन सा मतलब इम्पोर्टेंट बाधाएं थी वो आप लोगों को बताएंगे। तो फर्स्ट बाधाएं थी, जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। जर्मनी को एकीकरण करना बहुत मुश्किल था क्योंकि जर्मनी छोटे बड़े राज्यों में 300 में बटा हुआ था। तो जब 300 राज्यों में बटा हुआ है तो उनमें भाईचारा, राष्ट्रवाद लाना देश के प्रति बहुत मुश्किल हो रहा था। फर्स्ट इम्पोर्टेंट बाधा थी। सेकंड है, जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, क्योंकि जर्मनी में शुरू में राष्ट्रवाद का भावना नहीं था, उतना बहुत कम था। तो जिस देश में राष्ट्रवाद की भावना नहीं होगा उस देश को आज़ाद होना बहुत मुश्किल होता था। तो यही मेन इम्पोर्टेंट अभाव थी। यदि जर्मनी में राष्ट्रवाद रहता तो जल्दी जर्मनी आज़ाद हो जाता, लेकिन राष्ट्रवाद की कमी थी, यानी अभाव थी। ठीक है। थर्ड है, उत्तरी जर्मनी प्रोटेस्ट एवं दक्षिणी जर्मनी कैथोलिक की जनसंख्या अधिक था। यानी हमको कहना है कि जर्मनी, उत्तरी जर्मनी एक था, जर्मनी बटा हुआ था, उत्तरी जर्मनी और दक्षिणी जर्मनी। यानी उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्ट और दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक था, इनकी जनसंख्या अधिक थी, इसलिए दोनों क्षेत्र को एकजुट करना असंभव था। जब अधिक जनसंख्या वाला 2 जर्मनी भाग में बटा हुआ था तो उनमें राष्ट्रवाद लाना, एक एकता में लाना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि अधिक जनसंख्या थी। ये इम्पोर्टेंट जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटरनिख जो क्या है? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न मिलता है। तो मेटरनिख एक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इसका मतलब कि मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। चांसलर मतलब मीन्स होता है प्रधानमंत्री। क्या होता है? प्रधानमंत्री। यानी मेटरनिख वहाँ का ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था।
मेटरनिक युग क्या है? 1815 ईस्वी से 1848 तक काल को मेटरनिक युग का कहा जाता है। यानी मेटरनिक जो अपना शासन जो किया 1815 से लेकर 48 तक, उसी जो समय लगा उसी को हम मेटरनिक युग कहते हैं। काल मीन्स समय हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? जब फ्रांस में 1848 से क्रांति हुआ तो कारण क्या था, क्यों क्रांति हुआ, उसके बारे में लिखना है। तो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के निम्न कारण थे, यानी बहुत सारे कारण थे। तो हम आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो कारण था वो आप लोगों के लिए लाया हूँ। लुई फिलिप की कमज़ोर नीति। लुई फिलिप जो फ्रांस का जो राजा था, उसका जो नीति था, जो नियम था, बहुत कमज़ोर था, जिसके कारण क्रांति की जो गति है बढ़ने लगा। सेकंड है, लुई फिलिप द्वारा गीजो का प्रधानमंत्री बनाना। यानी लुई फिलिप ने गीजो का प्रधानमंत्री बना। तो गीजो मीन्स क्या है? यानी हर देश में अलग अलग सांस्कृतिक धर्म होता है। तो लुई फिलिप ने गीजो को जो लोग थे उनको में मतलब उन लोगों में से किसी को एक का प्रधानमंत्री बना दिया। और गीजो ने बहुत निरंकुश लोग थे, जो प्रधानमंत्री निरंकुश जब बनाया तो लोगों में ज़्यादा आक्रोश हुआ। इसी कारण और भी कारण हो गया क्रांति का। थर्ड है, पूंजीपति वर्ग के साथ रखना। यानी पूंजीपति जो वर्ग था उन लोगों को गीजो लोग सपोर्ट करता था, और जो गरीब थे उनको बहुत टॉर्चर होता था, यानी सताया जाता था। तो क्रांति तो होना ही है। फोर है, बेरोजगारी और भूखमरी अधिक बढ़ना। जो लुई फिलिप था गरीबों पर ध्यान नहीं देता था, और जो उस देश में रोजगार गरीबों को होना चाहिए उस पर ध्यान नहीं देता था। इसी कारण भी क्रांति हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? यानी इटली जर्मनी जो एकीकरण हो रहा था, ऑस्ट्रिया बहुत बाधा थी। तो ऑस्ट्रिया के बारे में जो भूमिका जो दिया है उसके बारे में लिखना है। तो इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया थी। आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव मिलता है कि इटली और जर्मनी का सबसे बड़ा बाधा कौन देश था? तो ऑस्ट्रिया था। 1830 ईस्वी के बाद इटली में नागरिक आंदोलन शुरू हुआ। यानी 1830 में क्या हुआ? इटली में एक नागरिक आंदोलन शुरू हुआ। इसी समय मेजनी ने उत्तरी तथा दक्षिणी इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया। जब आंदोलन हुआ तो इन्होंने क्या किया? मेजनी के उत्तरी और दक्षिणी का एकीकरण करने का कोशिश किया, लेकिन मेजनी ने नागरिक आंदोलन को दबा दिया। मेजनी क्या किया कि नागरिक जो आंदोलन हो रहा था उसको दबा दिया, और जर्मनी में मेटरनिक ने दमन कानून कार्लवास के आदेश द्वारा दबा दिया। जो जर्मनी में जो मेटरनिक था वो दमन कानून यानी कार्लवास का जो दमन कानून था, निरंकुश जो कानून था, उसके आदेश के अनुसार पूरा जो क्रांति नागरिक आंदोलन जो हो रहा था उसको दबा दिया। इसके बारे में लिखना है। यही ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधा था, बीच में इटली और जर्मनी को रोकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? यानी जब यूरोप में जो राष्ट्रवाद सबसे पहले इम्पोर्टेंट हुआ तो कौन फैलाया? क्योंकि यूरोप में अगर राष्ट्रवाद पैदा नहीं होता तो यूरोप के हर जो देश था आज़ाद नहीं होता। तो यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बहुत योगदान किया, क्योंकि यूरोप में से राष्ट्रवाद नहीं फैलाने का सबसे महत्वपूर्ण काम जो किया वो नेपोलियन बोनापार्ट किया। नेपोलियन ने यूरोप के कई राज्यों में नवयुवक का संदेश पहुंचाता है। धीरे धीरे लोग नेपोलियन से प्रभावित हुए। जैसे नेपोलियन ने क्या किया कि पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने का काम किया, तो लोगों नेपोलियन से प्रभावित होने लगे। अंत में पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद फैल गया। जब राष्ट्रवाद धीरे धीरे लोगों में जब समझने लगे उसके बारे में कि हम भी किसी देश से गुलाम नहीं रहेंगे, तो नेपोलियन का जो ये कार्य था जो सफल हुआ, लोगों में एक एकता और राष्ट्रवाद के प्रति जागृति और आज़ाद होने का हौसला हुआ, और लोगों ने क्रांति कर अपने अपने जो देश से गुलाम थे उनको धीरे धीरे युद्ध करके भगा दिए। तो यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने का मेन इंपॉर्टेंट कारण था नेपोलियन बोनापार्ट।